का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस चैप्टर में हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का शोषण चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय पीछे वाले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय देने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अवायवीय एवं वायवीय शोषण के विभेदों को बताएं, यानी अंतरों को बताएं। आइए आप चैप्टर के अनुसार सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 में निकालिए, ऊपर में लिखा है अवायवीय शोषण एवं वायवीय शोषण में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हम कॉपी में लिख कर दिखा देते हैं आपको सीधे करके सब। अब खाली ध्यान देने रहिए, ध्यान बनाते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको कोई कुछ नहीं बाहर जाने देंगे, सब इसी में रहेगा। देखिए पहले जैसे लिखा है वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो वायवीय शोषण एक साइड लिख दिए, एक साइड लिख दिए और वायवीय शोषण तो लिख देंगे यह शोषण की उपस्थिति में होती है। यह शोषण की उपस्थिति में होती है। अब देखिए अवायवीय शोषण में इसका उल्टा, यह शोषण इसकी शोषण अनुपस्थिति में होती है। यह शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसके विपरीत रहेगा, यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यह शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। पहला अंतर समझ गए, ये शोषण की उपस्थिति में, ये शोषण की अनुपस्थिति में। दूसरा देखिए क्या लिखा है, वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका दर में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस शोषण का प्रथम चरण कोशिका दर में तथा द्वितीय चरण मतलब द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, समझ गए। इसमें पहला चरण कोशिका दर में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन वायवीय शोषण की, इसकी जो शोषण की क्रिया है वो पूरी क्रिया किस में होती है, कोशिका दर में। इसमें क्या अंतर है, ये पहला चरण कोशिका दर में होता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन और वायवीय शोषण जो है, इसकी पूरी शोषण की क्रिया कोशिका दर में ही होती है। इसकी पूरी शोषण की क्रिया कोशिका दर में ही होती है। कोशिका दर में ही होती है। 2 अंतर समझ गए। पेज नंबर में भी देख सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा है, आराम से पढ़िए। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तो वायवीय शोषण में 3 नंबर देंगे। इस शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है।
इसमें आइए देखिए, जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा आप ध्यान से पढ़िए, वायवीय शोषण में और वायवीय शोषण की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में, यानी वायवीय शोषण और वायवीय शोषण से ज़्यादा होता है। तो ये लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय शोषण में लिख सकते हैं इसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से विभिन्न पथों के बारे में लिखिए। अब पेज नंबर आइए, पेज नंबर 15। आप इस साइड देखिए, क ख ग के नंबर में लिखा है। पहला देखिए, यहाँ से शुरू करिएगा। पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया किण्वन कहलाती है। यह भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो यीस्ट में होता है। किण्वन क्रिया किस में होती है? यीस्ट में। अगला देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का, हाँ, जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारा शरीर दर्द भी होता है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण से दर्द होने लगता है, ये बहुत ज़्यादा चलने के मांस में ऐंठन या तकलीफ होती है। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, हाँ सबको पता है, एवं कार्बन तथा जल का निर्माण होता है। अंतर में अभी आप देखे थे। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, क ख ग, ये दूसरा क्वेश्चन पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में जो बोला था, यहाँ से क से स्टार्ट करिएगा, यहाँ तक लिखिएगा ग का लास्ट तक। इसका ये आंसर है, अपना पेज नंबर 15 में है, देखकर लिख लीजिएगा। समझाई दिए जो कैसे क्या होता है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत है तो देख लीजिए, क ख ग के नंबर में दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय कीटों में शोषण अंग की रचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, स्थलीय कीटों में शोषण अंग कौन कौन है? श्वासरंध्र, ट्रेकिया एवं ट्रेक्यूल्स। ठीक है, इतना समझ गए। आप चलते हैं, किताब निकालिए और पेज नंबर 17 में देखिए, नीचे यहाँ लिखा है कौन नंबर में, श्वासनली या ट्रेकिया। ठीक है, आप जो है ट्रेकिया द्वारा शोषण कीटों में, हाँ ये सब तो पता है होता है। श्वासनली ट्रेकिया जो है तिलचट्टा में होता है, इससे हमको ये चीज़ याद रखने वाला है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, तो ट्रेकिया श्वासनली जो है, स्थलीय कीट क्या हुआ? ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नालिका है, जो एक ओर सीधे ऊतक के संपर्क में तथा दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वासरंध्र, यहाँ पर देख सकते हैं श्वासरंध्र, इसे बोलते हैं श्वासरंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। यहाँ श्वासरंध्र जो है इसके द्वारा खुल जाती है। तो अब लिखते हैं, कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। ट्रेकिया
शोषण अंग का तो रचना लिख दी है, जो कौन कौन श्वासरंध्र ट्रेकिया ट्रेकोल्स होता है, और जो रचना लिख रहे हैं जो कैसे उसका मतलब ट्रेकिया किस प्रकार का होता है और कैसे काम करता है, उसके बाद आगे लिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, ट्रेकिया से लिखना है और यहाँ खुलती है तक लिखना पड़ेगा। ट्रेकिया शरीर के भीतर ट्रेकिया शरीर के भीतर, देखिए आराम से, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित 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 अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं, जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है। ट्रेकिया जो है ना, शरीर के भीतर स्थित एक अत्यंत शाखित हवा भरी नालिका होती है, जो एक और ऊतकों के संपर्क में होती है, ठीक है, तथा दूसरी ओर श्वास रंध्रों में खुलती है, ठीक है, तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र, इनके शरीर पर होते हैं श्वास रंध्र, ठीक है, अभी रचना में दिखाया था आपको। श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। ये तो आपका रचना था, जो तीन प्रकार का उसमें जो है सो अंग रहता है स्थलीय कीट में, और ये ट्रेकिया यहाँ से यहाँ तक इसका रचना हुआ। अब इसमें बोला स्थलीय कीटों में शोषण अंग की रचना कर दिए तथा शोषण विधि का वर्णन, शोषण विधि आप बताएंगे, जो इसमें जो शोषण किस प्रकार होता है, तो आपको बताते हैं। देखिए शोषण विधि है जो श्वास रंध्रों द्वारा सीधे ऑक्सीजन को क्या करता है, वो श्वास रंध्रों द्वारा सीधे ऑक्सीजन को ट्रेकिया एवं ट्रिकोल से होते हुए, ट्रेकिया तीन प्रकार का होता है श्वसन, ट्रेकिया ट्रिकोल्स, ट्रेकिया एवं ट्रेकियोल्स से होते हुए ऊतक से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाता है। श्वसन विधि है, क्या कहता है, श्वास रंध्रों से क्या कहता है, ऑक्सीजन को ट्रेकिया एवं ट्रेक्यूल से होते हुए
उत्तक से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा सहस्रंध्रों के बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया, आपको ये भी समझा दिए। अब हम आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दिक्कत है तो। अब अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, मछली के शोषण अंग की संरचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो पेज नंबर आप आइए 17 में। देखिए यहाँ पर है गिल्स लिखा है। मछली का शोषण अंग होता है गिल्स। गिल्स विशेष प्रकार के शोषण अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। आपको ये पता है, जो जल में भी ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग वो शोषण के लिए, जैसे इंसान सांस लेते हैं वैसे भी मछली भी सांस, शोषण के लिए गिल्स का होना मछलियों का विशेष प्रकार है। गिल्स क्या होते हैं, मछली के बगल में देखिए यहाँ पर जो होता है इसे गिल्स कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं। प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग मतलब पीछे भाग और आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं, पता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे की पीछे और श्रृंखलाबद्ध, देखते हैं आप यहाँ पे गिल्स है श्रृंखलाबद्ध, कभी आगे कहीं पीछे, उस हिसाब से श्रृंखला मतलब एक लाइन से लगा रहता है, उसे श्रृंखलाबद्ध कहते हैं। हर गिल एक चपटी थैली में चिपटी होती है। चपटी तरह ये जो है गोल प्रकार का गिल्स रहता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। आप यहाँ से गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल्स विशेष प्रकार के शोषण अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। शोषण के लिए गिल्स का होना मछली का आवश्यक है। फिर उसके बाद प्रत्येक मछलियों में गिल्स 2 समूह पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होती है जिसे गिल कोष्ठ। तो आप गिल से लेकर और गिल कोष्ठ तक है, यहाँ तक इसका मछली के शोषण अंग का वर्णन है। गिल से लेकर गिल कोष्ठ कहते हैं, यहाँ तक देख के लिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका मछली का शोषण अंग का वर्णन है। ठीक है, देख चुके आप, ये वर्णन में लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मछलियों के शोषण अंग का वर्णन करें तथा शोषण विधि भी बताएं। मछली की शोषण विधि है वो क्या होती है, ले चलते हैं, बताते हैं वो भी। इतना आप लिख लेना है यहाँ तक। गिल कोष्ठ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वर्णन हुआ। अब शोषण विधि बताते हैं जो इसमें किस प्रकार की शोषण और कैसे होती है। तो शोषण विधि देखिए शोषण विधि क्या हुआ। मछलियों में जल की धारा मुख से आहानाल की गरसनी में पहुंचता है और आप जो समझते हैं, जो मछली जो पानी पीती है कि नहीं, मुख से पानी पीती है और आहानाल की गरसनी में जाता है। वो कहाँ जाता है, गरसनी यानी गला। गला गरसनी के बाद गरसनली में चला जाता है और बस इसमें फेफड़ा आहानाल का कोई इंसान के जैसे इतना नहीं होता है, इतने पे इसकी क्रिया पूर्ण होती है। तो ले चलते हैं। मछलियों में जल की धारा मुख से आहानाल की गरसनी में पहुंचता है। गरसनी में पहुंचता है। इस जलधारा के साथ भोज्य पदार्थ, पानी में छोटे छोटे अन्न होते हैं, भोज्य खाना जैसे, मतलब छोटे छोटे किसी अपशिष्ट पदार्थ हुए, मतलब बहुत ऐसे चीज़ हैं। भोज्य पदार्थ गरसनी से गरसनली
में चले जाते हैं। गरसनी से किस में चले जाते हैं? गरसनली में चले जाते हैं। बस इतनी है शोषण विधि की क्रिया। इसमें इस प्रकार मछलियों की शोषण विधि पूर्ण होती है। इस प्रकार मछलियों की शोषण क्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले ये देखिए, जो मुख से जल ग्रहण करती है, जो गरसनी में जाता है, उसके साथ जो भोज्य पदार्थ आता है वो भी गरसनली में चला जाता है। इस प्रकार मछली की शोषण अंग की क्रिया पूर्ण होती है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, देख लीजिए अपना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा है। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधियों में प्रयुक्त रचना का वर्णन करें। कीट जैसे तिलचट्टा हुआ, ग्रासहोपर हुआ, मक्खी हुआ, इसमें जो है ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, ऊतक रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन को ऊतक तक रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है मनुष्य में। लेकिन स्थलीय कीट में जो है सीधे ऊतकों को तक क्यों पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन को? क्योंकि स्थलीय कीट में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जैसे ग्रासहोपर हुआ, उसमें खून नहीं रहता है, लाल खून नहीं रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रहेगा तब ना लाल रहेगा। तो हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, हीमोग्लोबिन के ना रहने के कारण। तो आप जो है यहाँ पर स्मरणीय लिखा है। यहाँ पर आप इस साइड से देखिए 1 2 3 4 और 5 6 तीन जो 6 लाइन में देखिए यहाँ से लिखा है कीटो, देख सकते हैं। कीटो जैसे ग्रासहोपर, तिलचट्टा, मक्खी आदि के शोषण की विशेषता यह है कि ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतकों को पहुंचाया जाता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का ना होना। कॉपी में हम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। कीटों में शोषण सीधे ऊतकों तक पहुंचा जाता है क्योंकि कीट जैसे ग्रासहोपर, तिलचट्टा, मक्खी आदि की शोषण की विशेषता यह है कि इस समय जो है शोषण की ये विशेषता है, ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं पहुंचाया जाता है। मनुष्य में होता है ना ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है, लेकिन नहीं, इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नोट कर लीजिए आप, 1 मिनट रुकते हैं। कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं और किताब में भी बता रहे हैं। जिनको जो दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर देंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट एवं थ्योरी बिल्कुल आसान तरीके से आप देखे रहे हैं। जैसे इसी में कीटों में शोषण सीधे होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसका एक सारांश इतना समझिए, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये सीधे ऊतक तक पहुंचा दिया जाता है, रक्त के माध्यम से नहीं पहुंचाया जाता है। इस हिसाब से आप याद रखिएगा तो बहुत अच्छा ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शोषण अंगों की रचना का वर्णन करें। ठीक है, तो आप पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। यहाँ पे मानव शोषण तंत्र लिखा है शोषण अंग। देखिए लिखा है नासिका छिद्र मतलब नाक, स्वरयंत्र या लैरिक्स, श्वसनली या ट्रेकिया, ये दोनों एक ही नाम है। दोनों लैरिक्स या स्वरयंत्र एक नाम है, मिलकर स्वरयंत्र। मतलब ऐसे समझिए जो 3 क्रिया में पूर्ण होती है। कौन कौन? नासिका छिद्र ले लीजिए, लैरिक्स ले लिए,
या तो ट्रेकिया ले लीजिए। इसका ये नाम है श्वसनली ट्रेकिया, एक ही चीज़ का नाम है। लेरिक्स और सोरियंत एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। और 18 और 19 पेज नंबर पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा था ट्रेकिया, ट्रेकिया यहाँ पर है, मतलब इस हिसाब से इसका हम, आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। मतलब ये 18-19 इसका हम सारांश के रूप में कॉपी में लिख देते हैं, अपना आप याद कर लीजिएगा। सारांश एक एक लाइन कहीं से छांट देते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ ले लिए मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन है। नासिका छिद्र यानी नाक, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। उसके बाद दूसरा है लैरिक्स, इसका एक और नाम है, आपको पता ही है, लैरिक्स आपको पता ही है। तीसरा ट्रेकिया, और चौथा क्या है, फेफड़ा। यह आप समझ गए, स्वरयंत्र या लैरिक्स एक ही चीज़ है, श्वसनली या ट्रेकिया एक ही चीज़ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिखा है नासिका, तो पहला देखिए नासिका का वर्णन करें। नासिका किसे कहते हैं, नाक को। इसमें 2 छिद्र होते हैं, दाएं बाएं होते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ से लिखना शुरू करिए, नासिका, नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। मुख्य ऊपर नाक होता है ना, जिसमें 2 गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, ठीक है। बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। ये हम नासिका का वर्णन कर लिए। अब अगला का किसका वर्णन करेंगे, लैरिक्स का। लैरिक्स, तो यहाँ पे आप इस पेज में आइए और देखते रहिए खाली। जैसे लैरिक्स है, तो लैरिक्स आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि नहीं। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे लैरिक्स, एक छोटी रचना स्वरयंत्र या लैरिक्स में खुलती है, हुआ कि नहीं। तो लैरिक्स दिए, ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना लैरिक्स में खुलती है, लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स का हो गया वर्णन। अब तीसरा किसका वर्णन करना है, ट्रेकिया का। ये आप आराम से समझिए, ट्रेकिया चित्र के अनुसार समझते हैं। मानव वर्णन है, यहाँ पर लिखा है ट्रेकिया है। ट्रेकिया देखिए, इसको चिन्ह दिखा रहा है। ये क्या होता है, ये अब हम समझाते हैं। ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। कितनी, 11 सेंटीमीटर। और चौड़ाई होती है 16 mm। कितनी, 16 mm। चौड़ाई कितनी होती है, 16 mm, जिसे व्यास कहते हैं। लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 mm। अब ये बना क्यों रहता है,
इस पर मजबूती वल्ले बनाए जाते। वल्ले किसे कहते हैं, अब ये पूछे। वल्ले चूड़ी जैसे हुआ ना, इसे वल्ले कहा जाता है। ये अब चूड़ी बना क्यों रहता है, इसे मजबूती प्रदान करने के लिए। क्यों ये वल्ले क्यों बनाते, मजबूती। देख रहे हैं ये चूड़ी जैसे, क्योंकि जब फेफड़ों से गैस बाहर निकले तो ये जो है इसकी ट्रेकिया पिचके नहीं, इसलिए इसको चूड़ी जैसे ये वल्ले मजबूती प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर लंबी एवं 16 mm वाली चौड़ाई है। इस पर एक वल्ले के प्रकार की मजबूती प्रदान करने के लिए दी जाती है, क्योंकि जब गैस बाहर निकले तो श्वासनली या ट्रेकिया पिचके ना। ठीक है, आप इसका वर्णन भी देख सकते हैं। यहाँ पर है श्वासनली या ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया यहाँ से देखिए, ट्रेकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है, जिसका व्यास, व्यास मतलब समझ गए चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई ये हुआ और लंबाई ये हुआ। लगभग 16 mm का ट्रेकिया की पतली दीवार की मजबूती प्रदान करने के लिए, ये जो ट्रेकिया इसकी दीवार है तो मजबूती उपस्थित के बने अनूप वल्ले, वल्ले बुझ के समझ गए, ये जो है चूड़ी प्रकार का वल्ले को चूड़ी कहा जाता है। ठीक है, पूरी लंबाई में सजे होते हैं, क्योंकि जब वल्ले ट्रेकिया से हवा को बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकता है। ट्रेकिया का वर्णन समझ गए, इतना कॉपी में लिख देते हैं। ये जो है लघुत्तरीय में भी समझाएं ट्रेकिया श्वासनली क्या है। प्रैक्टिकली समझिए, इसकी लंबाई 11 है, इसकी चौड़ाई 16 है। क्यों बनाया जाता है, ये वल्ले क्यों इस पर दिया गया है, इस हिसाब से समझिए तो आसानी रहेगा। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। ट्रेकिया देकर डैश दिए, यह है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली है तथा इसका व्यास 16 mm का है। इतना तो समझ गए। इसकी पतली दीवार को मजबूत करने के लिए इसकी पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने हेतु क्या किया जाता है, इस पे अपूर्ण वल्ले, वल्ले समझ गए चूड़ी, कर्म से पूरी लंबाई में सजे होते हैं। अब अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा दिए, लंबाई में सजे होते हैं। क्यों सजे होते हैं, जब हवा जब निकले तो उसे पिचकने से रोके। समझ गए। अब अगला देखिए, हमारा नासिका हो गया, लैरिक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया। अब फेफड़ा का वर्णन करना है। अब फेफड़ा क्या है ये समझिए। देखिए, फेफड़ा का वर्णन करना है, किताबें में अच्छा रहेगा, नहीं समझे। अभी हम आपको बताते हैं। अगला वर्णन है फेफड़ा। देखिए, फेफड़ा ये है, फेफड़ा दो होते हैं गुलाबी रंग के। ठीक है, तो फेफड़ा में लिखते हैं, ये दो स्पंजी गुलाबी होता है फेफड़ा। ठीक है, थैली नुमा रचना है, थैली के प्रकार रहता है, थैली नुमा रचना है। आप देखिए, ये जो है शोषण के बीच में क्या फर्क लाता है, ये देखिए। तो ये अब हम बताते हैं। इस साइड देखिएगा पेज, तो यहाँ पर आप पढ़ते जाइएगा, तो यहाँ जो है शोषण क्रिया के ऊपर देखिएगा। रुकिए अभी दिखाते हैं। यहाँ पर, तो यहाँ पर फेफड़ा लिखा है, नीचे से 3 लाइन ऊपर देखिए। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ होता है, जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप से लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा और प्लूरा के बीच में एक चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, जो घर्षण होता है फेफड़ा, उसको घर्षण कम करता है। ठीक है,
फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस एक चिकना पदार्थ है। क्या है? चिकना। म्यूकस चिकना पदार्थ होता है, चिकना तरल टाइप का रहता है, तरल पदार्थ होता है। जो फेफड़ों के घर्षण को कम करता है। फेफड़ा सांस लिया फिर छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, तो इसका जो घर्षण होता है इसको कम करता है। पेज नंबर में भी दिखा दिए, कॉपी में नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन था मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन हो गया। अब मनुष्य, अगला 7वां देखिए, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। तो किताब में दिखा देते हैं, अपना बता देते हैं, ठीक है। चले आइए पेज नंबर 19। यहाँ पे आप अभी आपको बताए थे उसमें फेफड़ा का वर्णन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अरे यहाँ आइए, श्वसन क्रिया लिखा हुआ है नीचे में लाल टाइप में, लाल रंग से, श्वसन क्रिया। आप क्या करना है, ये देखिए आप, श्वसन क्रिया, श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़ों तक पहुंचता है, हाँ वो तो पता ही है, जहाँ इसका ऑक्सीजन फेफड़ों की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं में रक्त में चला जाता है। हाँ, ऑक्सीजन जो है मनुष्य में क्या होता है, रक्त में जाता है, तब वो रक्त द्वारा फेफड़ों में पहुंचाता है। लेकिन ये बात आपको पता, इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, मतलब सांस लेना और फेफड़ों तक पहुंचा देना, इसको प्रश्वास कहते हैं, ठीक है। इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्च श्वास कहलाती है, यानी फेफड़ों से नासिका छिद्र से बाहर करना। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो मान के चलिए ऑक्सीजन लेना प्रश्वास हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उच्च श्वास हुआ कहलाती, जिसके अंतर्गत रक्त में फेफड़ा आया, कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल गया। तो यहाँ श्वसन क्रिया जो है मनुष्य में, श्वसन क्रिया यहाँ से यहाँ तक बाहर निकल जाता है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, श्वसन क्रिया से स्टार्ट करिएगा और बाहर निकल जाता है, यहाँ तक लिखिएगा। देख लीजिए पेज नंबर है 19, यहाँ से यहाँ तक अपना लिख लीजिए। किताब होगा ही, टिक मार दी है अपना, देख लीजिए। किताब नहीं है तो 1 मिनट रुकते हैं, लिख लीजिए देखकर। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हर एक विषय के, मैथ, हर एक विषय का कंसेप्ट के साथ पढ़ाते हैं हम। और कोई विषय का देखना हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, श्वसन जो है जीवित आदमी में होता है, तो आपको पता है जीवित, कोई भी जीवित में श्वसन होता है, सांस की प्रक्रिया। लेकिन श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, उसके आगे की प्रक्रिया। कोई जीव है वो शोषण करेगा, उसके आगे की प्रक्रिया क्या है, वो सांस लेगा और सांस छोड़ेगा, ये श्वासोच्छ्वास कहला गया है। और श्वसन जो है अंतः कोशिका है, मतलब अंदर की क्रिया है, लेकिन श्वासोच्छ्वास सांस लेना सांस छोड़ना बाहरी क्रिया है। तो यही विभेद, मतलब अंतर बोल रहा है। तुम कॉपी में लिख देते हैं, इससे आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगा, ठीक है। पहला देखो,
ये जीवित कोशिकाओं में होती है। ये जीवित कोशिकाओं में होती है। ये रासायनिक ये जीवित कोशिका में होते हैं। ये जैव रासायनिक क्रिया, ये कौन क्रिया है? रासायनिक क्रिया। ठीक है, यह एक भौतिक घटना है। भौतिक घटना है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है। O2 मतलब ऑक्सीजन एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, का आदान प्रदान होता है। श्वासोच्छ्वास भी समझ गए, जिसमें प्रश्वास तथा उसे मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया को भी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। दूसरा क्रिया क्या है देखिए, जब हम इसका जो तापमान है, नहीं समझा, इसका तापमान कितना होता है? 30 से 40 सेल्सियस। 30 से 40 सेल्सियस। 30 से 40 सेल्सियस किसका तापमान? शोषण का तापमान जो है 30 से 40 सेल्सियस होता है। इसमें देखिए, इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है जो इसमें कितना सेल्सियस होता है, नहीं होता है। तीसरा अंतर देखिए क्या है, ये शोषण जो है आंतरिक क्रिया है, अंदर में होती है। ये अंतः कोशिकाएं होती हैं। लेकिन श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना, ये बाहरी क्रिया। ये बाह्य कोशिकाएं होती हैं। आशा करता हूँ मैं आप सब समझ रहे होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। आप सब हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको हर एक विषय का, हर एक टॉपिक, हर एक क्लास का बताएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अपना सब आप सब नोट करते रहिए। कंसेप्ट के साथ समझिए तो याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, कोशिकीय शोषण का वर्णन करें। आप सबके पास किताब है, किताब लेकर बैठ जाइए। कोशिकीय शोषण का वर्णन करें। आप जो है पहला पेज में आइए, यहाँ से लिखना शुरू करिए। क्या लिखा है? शोषण क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, इसलिए इसे कोशिका शोषण कहते हैं। और इसका वर्णन भी बोल रहा है ना, संपूर्ण कोशिकाओं के दो अवस्थाएं, अवायवीय शोषण तथा वायवीय शोषण। यहाँ तक लिख लीजिए पहला। ठीक है, आप देखिए क्या करना है। दीर्घ उत्तरीय है, इतना तो ये हो गया। कोशिका शोषण, शोषण से स्टार्ट किए। शोषण क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन कोशिका में होता है, इसलिए इसे कोशिका शोषण कहते हैं। संपूर्ण कोषण में दो अवस्थाएं, अवायवीय तथा वायवीय। आप देखिए इसका वर्णन बोल रहा है, यानी अवायवीय शोषण का भी वर्णन बोला है और वायवीय शोषण का भी वर्णन बोला है। आपके पास किताब है, यहाँ से आप लिखना शुरू करिएगा। वायवीय शोषण में यह शोषण का प्रथम चरण है। इसका अंतर आपको हम समझा चुके हैं। अंतरे का 4 टिप लिख देंगे तो वह भी हो जाएगा। ये शोषण का प्रथम चरण है जिसके अंतर ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आपको उसमें बताया तो आंशिक विखंडन होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यहाँ तक अवायवीय शोषण का टिप लिख लिए। अब आइए वायवीय शोषण। उस साइड लाल पेन में लिखा है वायवीय शोषण।
ये श्वसन के प्रथम चरण में होता है। ये पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब इतना आप समझ जाइए, जो इसका अंतर भी आप लिख देंगे तो ये हमारा काम बन सकता है। तो सबसे पहले आप कहाँ से देखें शुरू किए, श्वसन क्रिया से लेकर विभाजित क्रिया तक लिख लिए। उसके बाद अवायवीय श्वसन से स्टार्ट किया, इसका व्याख्या बोला ना, ये दो कोशिका शोषण होता है दो प्रकार का, वायवीय शोषण और वायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण की व्याख्या कर दिए, ये शोषण का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये तो हमको भी पता है, वायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें आंशिक विघटन होता है। उसके बाद वायवीय शोषण का लिख लिए, श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चलाता है। हमको पता है वायवीय शोषण का जो है ये प्रथम चरण में ही माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, हमको भी पता है वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आप जो है किताब है आपके पास, लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए आपको हमें अपनी सेवा प्रदान करने के अवसर जरूर प्रदान करते रहें, और हम आपको एक पर एक अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।